तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 18 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचता रहे। और आज कितने प्रश्न गलत आए हैं, हर शिफ्ट में प्रश्न गलत देखे जा रहे हैं, तो आज की शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं वो भी आपको बताएंगे और किस तरह के गलत प्रश्न देखने को मिले हैं वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई। आज जो प्रश्न भेजे हैं विशिष्ट कुमार जी, इनके 81 नंबर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी सोना, इनके 82 नंबर हैं। इन लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं आज जी के जीएस से। और पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो सबको पता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। इस समिति को भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। मतलब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि देखो, हम जो है भारत की जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो भारत की जनता का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये उनको बताना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और ये मौलिक कर्तव्य बनाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया था। उन्होंने बताया कि भाई ये मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, ये कर्तव्य जो है देश के प्रति नागरिकों के होंगे, तो फिर उसको जो है लागू किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों का अभी एग्जाम बचा हुआ है एमपी पुलिस कांस्टेबल का और चाहते हैं कि भाई अच्छे नंबर आ जाए, उन लोगों के पास में अभी भी मौका है। आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं और अरविंद जी ने इन नोट्स को मात्र 6 दिन ही पढ़ पाए थे। 6 दिन में नोट्स को कंप्लीट किया था और अच्छे से एग्जाम देकर के आए। 83 नंबर उनके आए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये नोट्स की फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो जिसका भी अभी एग्जाम बचा हुआ है वो लोग कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट से ले सकते हैं। इसमें क्या-क्या मिलेगा? तो इसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीई के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे। सारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, सारी मैराथन की पीडीएफ रहेगी और जो स्पेशल वीडियो बनाई है हमने उसकी भी पीडीएफ रहेगी। जैसा अभी पूछा जा रहा है एप्टेक कंपनी के द्वारा, जो भी नया टॉपिक पूछा जाता है उस पर हम वीडियो बना देते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो जो लोग सुपर नोट्स ले रहे हैं उनके पास में ये सारे नोट्स, सारे मैराथन पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल का सुपर नोट्स ले लीजिए मात्र 179 रुपए में, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का एमपी एसआई का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, ये भर्ती बहुत दिनों के बाद में आई है भाई, और आगे भी ये बहुत दिनों के बाद ही आएगी, जल्दी हाल फिलहाल दिखने वाली नहीं है। तो एमपी एसआई के कंप्लीट नोट्स लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट हैं, इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। आप लोग एमपीएसआई के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है छात्रावास अधीक्षक की 5000 वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, जिसमें आपको कुछ नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रशासनिक अभियोक्ता, कंप्यूटर आईसीटी हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, जीके जीएस हो गया। तो आपके छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। आप लोग ये भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे? तो छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के नोट चाहिए तो 179 का पेमेंट करना है, 179 का। अगर एमपीएसआई अपनी छात्रावास अधीक्षक के नोट चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में आपको चाहिए, एमपीएसआई भी और कांस्टेबल भी, तो आपको मात्र 300 रुपए का पेमेंट करना है। और इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारे नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न साइंस से है कि भाई लेंस की लंबाई में परिवर्तन किस वजह से होता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका बस खाली मतलब कि चेंज किया है, शब्दों को चेंज किया है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका था। इसका आंसर हो जाएगा जो सिलियरी कोशिकाएं होती हैं उनकी वजह से लेंस की लंबाई में परिवर्तन होता है। अब आपको दिखाते हैं, जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ सर ये प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए, तो लेंस की लंबाई में मुख्य परिवर्तन जो है वो मुख्य रूप से सिलियरी मांसपेशियों के संकुचन, सिकुड़ने या फिर शिथिलन, ढीले पड़ने के कारण होता है। कुछ याद आ रहा है, कुछ दिन पहले पूछा गया था कि लेंस की लंबाई घटने पड़ने पर किसके ऊपर असर पड़ता है, तब हमने आपको ये सिलियरी मांसपेशियों के बारे में बताया था। और आज पूछा कि भाई लेंस की लंबाई बढ़ती घटती किस वजह से है, तो भी सही आंसर सिलियरी कोशिकाओं की वजह से ही हो जाएगा, है ना। तो ये फायदा होता है लगातार एग्जाम एनालिसिस देखने का और जो है नोट्स लेने का। नोट्स में भी ये आपको दिए गए हैं, तो इसको अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपके जरूर अच्छे नंबर आए होंगे, जरूर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है भाई। चलो
जब सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और जब वे शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। यह परिवर्तन लेंस की वक्रता को बदलता है, जिससे उसकी फोकल लंबाई भी बदल जाती है और हम अलग-अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख देख सकते हैं। दूर की वस्तु भी हमको दिखाई देती है और पास की वस्तु भी दिखाई देती है। बाकी यहाँ पर डिटेल में दिया है, अगर सिलियरी जो कोशिकाएं होती हैं वो अगर सिकुड़ जाएँ तो क्या होगा? सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ने पर लेंस मोटा हो जाएगा और फोकल लंबाई प्रकाशिक शक्ति बढ़ जाएगी। यह निकट की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अगर ये शिथिल हो जाए तो फिर क्या होगा? जब सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकल लंबाई कम हो जाती है और यह दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। डिटेल में आपको समझा दिया है, आगे पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे लेंगे। अगला देखिए, प्रश्न है जीके का। ये तवा बांध वाला बहुत डिटेल में आपको करा रखा है। तवा बांध जो आपकी बांध वाली पीडीएफ है उसको उठा करके देखना, आपको तवा डैम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। कब ये बनना शुरू हुआ था, कितने साल में बना था, ये पूरी जानकारी हमने आपको दी है। पूछा गया कि तवा बांध का उद्घाटन कब किया गया था, तो 1978 में इसका उद्घाटन किया गया था, जब ये बन करके तैयार हो गया था। देखिए, तो तवा जलाशय मध्य भारत में तवा नदी पर स्थित एक जलाशय है। यह बैतूल जिले के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। जलाशय का निर्माण तवा बांध निर्माण के साथ में हुआ था, जो 1958 में शुरू हुआ और 1978 में पूरा हुआ था और इसकी उद्घाटन जो है वो भी 1978 में ही किया गया था। ये हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। आज ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई तवा जलाशय का उद्घाटन कब किया गया था? 1978। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। देखिए, किसी नए राज्य को बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है। ये 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए, तो किसी नए राज्य को बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है, जो संसद को मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के साथ-साथ नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। 2 बार प्रश्न किस तरह से पूछा गया था? पहले पूछा गया था किसको अधिकार है नया राज्य बनाने का, तो फिर बताया गया था भाई संसद को अधिकार है। उसके बाद पूछा गया कि भाई कौन से आर्टिकल के अनुसार जो है संसद को यह अधिकार मिला है, तो बताया गया था अनुच्छेद 3 और आज फिर से अनुच्छेद 3 के बारे में ही पूछा गया है। अब देखो क्या-क्या परिवर्तन हो सकते हैं अनुच्छेद 3 से, वो देख लीजिए, क्योंकि आगे इससे प्रश्न बनने की संभावना है। एक तो भाई नया राज्य बनाया जा सकता है, दूसरा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया जा सकता है, तीसरा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और चौथा किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान किस मतलब कब लागू हुआ था? डेट एग्जैक्ट पूछी गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अपनाने की डेट अलग है और जो है लागू करने की डेट अलग है, ध्यान रखना। अपनाने की डेट है 26 नवंबर 1949, ठीक है, लेकिन इसका मुख्य हिस्सा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। तो भाई लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। अपनाने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। महत्व क्या है? तो इस तिथि पर भारतीय आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था, इसीलिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कारण क्या था कि यही डेट अपनाई गई? तो 26 जनवरी की तिथि को 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के सम्मान में चुना गया है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे को कहा था 26 जनवरी 1930 को कि हमारा भारत जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाएगा, इसीलिए इस डेट को याद करते हुए 26 जनवरी को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया पूरी तरह से। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, गोमट परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? ये पूछा गया था। तो गोमट परियोजना गोमती नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की एक नदी है। ठीक है, तो गोमट परियोजना गोमती नदी पर स्थित है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधोटाडा के पास स्थित गोमत ताल यानी कि फुलहर झील से निकलती है और गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसी पर गोमट परियोजना स्थित है। ठीक है, तो देखो नदी का नाम है गोमती नदी, उद्गम है गोमत ताल, प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर के बहती है, जैसे कि लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखना गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला देखो, अगला पूछा गया भाई, जो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश के निर्माण के समय यानी जो विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो विभाजन के समय मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थानों को मिलाया गया था? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर के बारे में क्या। तो देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और सेंट्रल प्रोविंस यानी सीपी एंड बरार के विलय के साथ में हुआ था। यह भारतीय राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे भाग थे। देखिए, मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश था, भोपाल था, सेंट्रल प्रोविंस बरार था, इन सबको मिलाकर के मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। भोपाल में मनाए गए लोक रंग महोत्सव की थीम क्या थी? तो लोक रंग महोत्सव की थीम इस बार रखी गई थी वाद्य यंत्र। देखिए, लोक रंग महोत्सव से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भारत में भोपाल में मनाए गए लोक रंग महोत्सव की थीम वाद्य यंत्रों पर आधारित थी। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया गया था। आयोजन कब किया गया? 26 जनवरी से 30 जनवरी 2025 रविंद्र भवन भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। 300 से अधिक शास्त्रीय लोक नृत्य वगैरह यहाँ पर किए गए थे। अगला पूछा गया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? बंगाल विभाजन से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये जो है भाई को पता नहीं चल पाया है। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य बंगाल प्रांत के विभाजन को लागू करना था, जिसे बाद में 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो घोषणा की तिथि क्या हो गई? 19 जुलाई 1905। प्रभावी कब से है? 16 अक्टूबर 1905 से। 1911 में रद्द किया गया था। अगला है, विधानसभा में धन विधेयक पर सवाल करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो अगर धन विधेयक पर आपको सवाल करना है तो आपको स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होगी, और धन विधेयक अगर विधानसभा में लेकर के आना है तो आपको जो है राज्यपाल की अनुमति की, पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर पूरा बताया गया है कि विधानसभा में धन विधेयक पर किसी सवाल के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इस पर कोई प्रश्न उठाता है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय लेता है, और उसका ही निर्णय अंतिम या फिर बाध्यकारी माना जाता है। बाकी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। एक प्रश्न पूछा था 1978 का फीफा वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ था और किसने जीता था? तो भाई अर्जेंटीना में हुआ था और अर्जेंटीना ही जीता था। तो 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था, जो कि अर्जेंटीना में ही आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को अतिरिक्त समय यानी 3-1 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया था, और ये अर्जेंटीना की पहली जीत थी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। चलो मैथ देख लेते हैं। एक नहर की जीवा AB पर चाप द्वारा 45 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो बनने वाले त्रिभुज का दूसरा कोण आपको बताना था। बहुत सिंपल मैथ आया है, ठीक है। 400 रुपए की किसी वस्तु को 480 में बेचा जाता है, तो भाई लाभ प्रतिशत बताइए। cos 60 का केवल मान पूछा गया था। फिर पूछा गया था 3 दोस्तों की आयु 38, 36, 38 है, इनकी एवरेज बता दीजिए। उसके बाद 25, 35 और 45 का एवरेज बता दीजिए। फिर 30, 50, 70, 90, 110, 130 का औसत बताइए। एक प्रश्न रेस से पूछा गया था, यानी दौड़ से पूछा गया था। ट्रेन से 3 से 4 प्रश्न, एवरेज आयु से 2 प्रश्न, ट्रेन के आपको बताई दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। आज आपको माध्यिका बहुलक का कोई प्रश्न नहीं देखने को मिला है, CI का कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है, SI का एक प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आपका मैथ का पूरा सिस्टम हो गया। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग की ओर पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपना जन्मोत्सव 28 मार्च सोमवार को मनाया है, तो उसके जन्मोत्सव के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ये पूछा गया था। 9:59 पर जो घड़ी में टाइम हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसके बाद में जो है घन काउंटिंग करने के लिए पूछा गया था, कितने घन है? तो 80 उसका उत्तर था, ठीक है। त्रिभुज काउंटिंग के लिए पूछा गया था कि स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, तो 10 उसका आंसर था। अगला, एक वृत्ताकार घेरे में 6 लोगों को अंदर की तरफ मुंह करके बैठाया गया था, और 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। बाकी एक प्रश्न मिरर इमेज का था। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 प्रश्न थे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न थे। मानसिक अभिरुचि के 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 3 प्रश्न हैं। पेपर फोल्डिंग से कोई प्रश्न नहीं था। पेपर कटिंग का 2 प्रश्न पूछा गया था। बाकी डायरेक्शन से केवल दिशा पूछी गई थी, 2 से 3 प्रश्न डायरेक्शन के इस तरह के पूछे गए थे, है ना। चलिए, आज थोड़ा कहीं जाना है इमरजेंसी में, इसलिए जो है वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया है। आगे आपको पूरा डिटेल वीडियो मिला करेगा। मैथ आज 20 नंबर का आया है, रीजनिंग लगभग 40 नंबर की, 60 से 65 नंबर का दोनों मिलाकर के आया है। साइंस 12 नंबर का है। बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर आज पूछा गया है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आज गलत देखने को मिले हैं, जिनमें 2 प्रश्न आपके मैथ में और 2 प्रश्न रीजनिंग में थे, जिनके ऑप्शंस में गलतियां देखी गई हैं। तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आज गलत देखने को मिले हैं, ठीक है। अब क्यों गलत आते हैं जानते ही हो, पैसा कमाना। एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाओगे 150 रुपये मिलेगा। अब इन्होंने आदत ही बना रखी है, ठीक है। इसके खिलाफ भी कुछ जल्दी करना पड़ेगा, है ना। ये क्या मतलब है, ठीक है। तो 150 रुपये एक प्रश्न के दो, अगर नंबर बढ़वाने हो तो, ठीक है। ये सिस्टम है। बाकी स्कोर की बात करते हैं तो 71, 80, 81, 74, 77, 83 ये आज स्कोर देखने को मिले हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इस पर मैसेज करके आपको अपने नोट से प्राप्त कर लेने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से इसको भी आपको फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। शाम को डिटेल में जो है और जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको शाम वाली शिफ्ट में शामिल कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद।